नमस्कार। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, स्त्री एक ऐसी शक्ति है, नारी एक ऐसी शक्ति है जिससे अंकित होके ये पूरा विश्व प्रकाशमान है। और ये विश्व अगर किसी की वजह से चल रहा है तो वो माँ की वजह से चल रहा है, वो स्त्री शक्ति की वजह से चल रहा है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज फिर बातचीत करेंगे सीता गुप्ता जी की कविता से, नारी तू ही सृजनाकार। पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने इसी कविता के बारे में बातचीत की थी, इसके कुछ छंद सुने थे। अभी आगे के छंद उनसे सुनते हैं। नमस्ते सीता जी। नमस्कार। आपका तहे दिल से स्वागत कार्यक्रम में। आपका भी आभार। कितना खूब लिखा है आपने इस कविता में, नारी तू ही सृजनाकार। आपने लिखा है स्त्री के बारे में, माँ के बारे में। उसके मौन में भी अंदर गीत बजते हैं, उसके मौन में भी अंदर गीत बजते हैं। फीकी सी झूठी हंसी में नीरव अश्क सजते हैं। फिर भी हारती नहीं है, फिर भी हारती नहीं है, बस थक जाती है। जब जीवन की सांझ में खुद को नितांत अकेला पाती है। कितना खूब लिखा है आपने। ये माँ के मौन में अंदर के गीत कहाँ से सुने भला? मैं खुद एक माँ हूँ और माँ तो कितनी सारी माँओं से रोज वास्ता पड़ता है। हर एक महिला के अंदर कहीं ना कहीं एक माँ तो छिपी हुई है ना। जी पालना के जी संस्कार तो ईश्वर प्रदत्त हैं उसमें। जी जी ईश्वर ने उसको पालना के संस्कार दिए ही है। जी जी। आपने सुना होगा सिंधुताई नामक एक माँ के बारे में। उसके सिंधुताई अपने सबका। कोई बच्चे नहीं है, लेकिन हर अनाथ बच्चे को वो गोद ले लेती है। तो जी उसने पूरी एक संस्था स्थापित कर रखी है जहाँ कोई भी अनाथ बच्चा आता है और वो पालती है उसको और बड़े प्यार से। और पाले हुए बच्चे कई तो उच्च पदों पर हैं। जी जी। तो ये माँ के संस्कार नहीं तो और क्या है। उन्होंने अपनी बेटी को उन्होंने अपनी बेटी को अलग अलग हाथों सौंप दिया और अनाथ बच्चे जो हैं उनके लिए वो संस्था स्थापन की। और उनको जब पूछा गया कि आपने अब ऐसा नहीं लगता आपको कि आपके बेटी के पास आपका दुर्लक्ष्य हो गया या फिर उसका आपने ख्याल नहीं रखा, इसका गिल्ट नहीं है आपके मन में? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो कलेजा है, मेरा जो हृदय है, वो एक माँ का हृदय है। अगर मैं ये सब बच्चे और उसमें फ़र्क करती तो वो गिल्ट मेरे मन में आ जाता। इसलिए मैंने उसे अलग हाथों में सौंप दिया, ऐसे ही हाथ जो उसे अच्छी तरह से संभाल सके। और उन्होंने उन सब बच्चों को अपना बच्चा समझ के उन्होंने उनकी पालना की। तो ये गुण माँ में कहाँ से आता है, एक स्त्री में कहाँ से आता है? वही तो मैंने कहा ना कि उसके मौन में भी अंदर गीत बजते हैं। फीकी सी सूखी हंसी में नीरव अश्क सजते हैं। अगर उसकी आंख में आंसू भी होते हैं, मन में दर्द भी होता है, तब भी मुख पर मुस्कान होती है। अच्छा। जी भी सेना में कितने वीर जवानों ने अपना शरीर छोड़ दिया, कितनी माँओं के लाल विदा हो गए, कितनी बहनों की कलाई सूनी हो गई। जब कितने सारे आए दिन हम पढ़ते हैं ऐसे समाचार। वही माँ, उसी की पत्नी, किसी सैनिक की पत्नी मुस्कान सहित स्टेज पे जाके चक्र लेती है ना सरकार से। लेकिन अंदर क्या होता है उसके, कितना दर्द होता है। कोई माँ लेती है तो बेटे से बिछड़ने का गम, कोई पुत्री लेती है तो पिता को खो जाने का दम, कोई पत्नी लेती है अगर तो उसके सामने ही उसका सिंदूर उजड़ गया। ऐसे ही मैंने कहा कि मुख पर मुस्कान और आंखों में अश्क लेकर जीती रही माँ। जी जी
दिल की धड़कन जब आप सो रहे होते हो तब भी चल रही होती है ना धड़कनें, उसी को मैंने कहा। उसके मौन में भी अंदर गीत बजते हैं। जब आप क्या? मौन हो गए हैं, सो रहे हैं मीठी नींद, उस समय भी धड़कनें तो चलती रहती हैं। अगर धड़कनें रुक जाए, ऐसे ही जब बच्चे सो जाते हैं तब भी माँ के कार्य चलते रहते हैं। जी जी। अगर शारीरिक नहीं तो मानसिक, कि कल इनके लिए सब कुछ कैसे जुटाना है, कैसे अच्छे से अच्छे वस्त्र देने हैं, कैसे अच्छे से अच्छी पढ़ाई देनी है। सही बात है। और जो छोटी छोटी माएँ जो छोटे छोटे कार्य करके अपने बच्चों को पालती है, उनके विचार कैसे कल का चूल्हा सजेगा, कल हम कहाँ से पैसे लाएंगे, तो मैं ये काम करके आऊँ, मैं वो काम करके आऊँ। जी तो वही तो, जैसे दिल की धड़कन चलती रहती है, व्यक्ति सोया हो या जागता हो, ऐसे ही माँ भी सोई हो या जागी हो, मुख से बोले ना बोले उसके अंदर गीत बजते रहते हैं। उसके मौन को कभी सुनने का प्रयास तो कीजिए, उसके सारे दर्द आपको दिखाई दे जाएंगे जी जी। कि वो सबकी जरूरतें पूरी कर दिया। उससे कभी कोई पूछता ही नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। कोई माँ को पूछता है आज तुम्हें अवकाश चाहिए? सही बात है। जो लोग व्यक्ति काम करते हैं उनको रविवार की छुट्टी तो मिल ही जाती है, किसी किसी कार्यालय में शनिवार की भी मिल जाती है। हम्म, हम्म, सप्ताह में एक दिन अवकाश या 15 दिन में एक दिन अवकाश तो मिल ही जाता है। जी जी। लेकिन माँ को किस दिन अवकाश देता है कोई? नहीं, सही बात है। बल्कि जिस दिन अवकाश होता है उस दिन तो सबकी फरमाइशें ज़्यादा होती हैं। जी जी। बच्चों को भी कुछ विशेष खाना होता है, सबके घर के सारे सदस्यों की अलग अलग वो होती है, आज तो ये बनना चाहिए। जी जी। सही है। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि माँ तो 24 घंटे कार्य करती है, सातों दिन कार्य करती है। सही बात है, सही बात है। आपने जैसे कि कहा, वो मैं भी तो एक माँ हूँ, लेकिन ये जो आपने लिखा है माँ के मन के अंदर के गीत, मौन में गाए हुए गीत, मुझे लगता है आपने अपनी माँ के ये मौन में गाए हुए गीत बहुत ही बखूबी से सुने होंगे, इसलिए आप ये इतना सुंदर अब जब लिख भी सकती हैं। समाज में होते हैं कितने सारे लोगों से मिलते हैं, हाँ। एक माँ को मैंने देखा था ऐसे। लेकिन मैंने आगे लिखा ना, जब जीवन की सांझ में खुद को नितांत अकेला पाती है। जी जीवन की सांझ कब? प्रौढ़ावस्था, जी जब उसका अपना शरीर थकने लगता है, उस समय जब उसके अपने बच्चे उसको छोड़ देते हैं, या तो विदेशों में चले जाते हैं या फिर कार्यवश दूसरे शहरों में चले जाते हैं, या और भी अपनी स्वतंत्रता के लिए छोड़ देते हैं, जी या कोई और कारण भी हो सकते हैं, जी जी। तो वो हारती नहीं है, सही है। टूटती भी नहीं है। जी मैं एक जगह रहती थी, तब एक माँ मेरे साथ रहती थी, बहुत संपन्न परिवार की महिला थी, लेकिन बच्चों ने सब पति के मरते ही अपने नाम लिखवा लिया और माँ को छोड़ दिया। जी जी। अब माँ तो अनपढ़ थी, वो क्या करे। उसने सोचा बाद में बच्चे मेरी देखभाल करेंगे, वैसे भी बच्चों ने क्या कहा, आपके बाद भी तो हमारा है, तो अभी दे दीजिए तो हम इसका सदुपयोग कर देंगे। इसीलिए मैंने लिखा, हारती नहीं बस थक जाती है। जब उसको बदले में ये व्यवहार मिलता है तब भी हारती नहीं, कभी कोई मांग नहीं रखती है जाकर कि तुमने ऐसा क्यों किया, बस थक जाती है जब जीवन की सांझ में खुद को नितांत अकेला पाती है। सांझ के समय क्या होता है, जब वातावरण में प्रकाश थोड़ा कम हो जाता है, ये प्रतीक है, माँ के शरीर की शक्ति का प्रकाश थोड़ा कम हो जाता है, उसके पास धन का प्रकाश थोड़ा कम हो जाता है,
उसकी आयु घट करके थोड़ी रह जाती है। खुद को नितांत अकेला, कोई उसकी सुनने वाला भी नहीं है, कोई व्यथा समझने वाला भी नहीं। किसी के हिस्से में नहीं आई माँ, किसी के किस्से में नहीं दिखाई माँ। सही। कहीं बंटवारा हो रहा हो अगर, तो मकान कितने हैं, दुकान कितने हैं, आभूषण कितने हैं, धन कितना है, वो तो सब बच्चे हिसाब लगाते हैं। लेकिन माँ का नाम आया तो वो कहेंगे तू ले ले, वो कहेगा तू ले ले। सही बात है, सही बात है। लेकिन ये हम देखते हैं कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि माँ उसमें को उदार बन जाते हैं, दिखावे में उदार ना, तुम ले ले, तू छोटा है, तेरे को भी माँ की जरूरत है, हम तो बड़े हो गए हैं, संभाल लेंगे अपने को। सही बात है। लेकिन असल में क्या होता है, अपनी जिम्मेदारी से बच रहे होते हैं ना। जिम्मेदारी तो ठीक है, लेकिन एक माँ के लिए प्यार किसी के मन में नहीं आता। माँ के पास इतना सारा प्यार, जैसे हम कह सकते हैं प्यार का सागर उसके दिल में समाया हुआ है। लेकिन क्या बच्चों के मन में माँ के लिए कुछ भी प्यार नहीं होता है, या फिर वो जब बड़े होते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, या फिर स्वार्थ जागृत होता है कि अब माँ की क्या ज़रूरत है। माँ बच्चों की ज़रूरत है या उनका प्यार, आप क्या कह सकते हो? ये सामंजस्य तो बच्चों को स्वतः ही बिठाना पड़ेगा ना। जी। और ये भी व्यक्ति के अपने उसके अनुसार है, सोच के अनुसार। लेकिन आजकल हम होना तो देखते यही हैं। चाहिए कि माँ सबसे प्रथम होनी चाहिए। जी। लेकिन लेकिन व्यवहार आजकल में तो अधिकतर दूसरा कुछ ही देखने को मिलता है। आजकल ऐसा ज़्यादा होते जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा हम देखते जा रहे हैं, ऐसी बातें हो रही है। इसलिए तो वृद्धाश्रम निकले। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ सभ्यताओं का असर है, मिलीजुली सभ्यता भारत में हो गई है। जी। जितने आक्रांताएं हैं, सबकी सभ्यता हमारे उनके साथ आ गई। जी। कुछ पढ़ाई का असर है, कई सारे सामाजिक कारण हैं, पारिवारिक कारण होते हैं कई बार। जी। लेकिन ये तो सबको लेकिन स्वयं ही सुलझाना होगा ना। लेकिन जिसका ऊन उलझा है वही तो सुलझाएगा। सही बात है, लेकिन हम आजकल बच्चों को संस्कार देने में कुछ कम पड़ रहे हैं। अब हम देने में कम पड़े हैं या वो लेने में कम है, ये कौन निर्णय करेगा? जी। ये भी तो सोचने की बात है। कोई भी माँ थोड़ी चाहेगी कि बच्चे उसकी देखभाल ना करें। लेकिन तो पहले उसने तो संस्कार दिए हैं ना, उसने भी तो अपने बड़ों की देखभाल की है ना। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमने संस्कार कम दिए? लेकिन उनके संस्कारों में हाँ, विभिन्नता आ गई है, क्योंकि मिक्स हो गया बहुत कुछ। हाँ, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अगले के पहले के ज़माने में, आपके ज़माने में ऐसा नहीं होता था। माँ का बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया जाता था। लेकिन फिर आजकल ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या कह वही सकते हैं? मैंने कहा ना, परिवेश बदल गया, साधन बदल गए, व्यवस्थाएं बदल गई, समाज की, परिवार की, समाज की व्यवस्थाएं बदल गई। जी। लेकिन उसमें सामंजस्य तो हम लोग को खुद ही बिठाना पड़ेगा ना। सही बात है। क्योंकि सबके घर की अपनी व्यवस्था है, अपनी कमियां हैं, अपने साधन हैं। किसी एक ही नियम को सबके ऊपर थोड़ी लागू कर सकते हैं। जी। जी। इसीलिए मैंने लिखा ना, बंजारनसी बन के आज यहाँ कल वहाँ घूमती आई माँ। हम्म। बाकी सब बांटने में तो लोग हिसाब करते हैं ना, 2 मकान है तो एक तेरा एक मेरा, हम्म। इतना धन है तो आधा तेरा आधा मेरा। अच्छा। लेकिन माँ के लिए तो उदार हो जाते ना, हाँ तुम रख ले। लेकिन आपने बंजारन शब्द क्यों यूज़ किया? उसके लिए क्या भाव है? बंजारन मतलब आज यहाँ कल वहाँ जो लोग घूमते रहते हैं उसको बंजारा कहते हैं जी। ना। जी। जी। तो अच्छा। बंजारन सी बन के आज यहाँ कल वहाँ घूमती आई माँ। अच्छा। अच्छा। बहुत ही दिल बहुत को बार छू ऐसा जाता होता है। है ना कि कहते हैं अच्छा इतने महीने वहाँ रहेंगी, फिर इतने महीने वहाँ रहेंगी।
जी तो आप खुद ही कह रहे थे अभी, समाज में आपने देखा ही है। जी जी या तो फिर क्या होता है, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, खर्चा देने को तैयार है लेकिन करने को तैयार नहीं है। खर्चे से ज़्यादा प्यार चाहिए माँ को और कुछ नहीं चाहिए। तो हम इसका दूसरा समाधान भी निकाल सकते हैं। हमारी युवा पीढ़ी वृद्धाश्रम में जाए, हर बच्चा थोड़ा समय निकाल ले, कोई सप्ताह में एक दिन कुछ ग्रुप मिलकर किसी एक दिन उनके पास जाएं, उनकी कथा सुने, उनकी छोटी मोटी जो कहानियाँ सुने, छोटे मोटे दुख दर्द बांट लें, फिर दूसरे सप्ताह दूसरा ग्रुप चला जाए। ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं ना। जी सीता जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। आपने, आपकी कविता का शीर्षक है नारी तू ही सृजनाकार। आपने इसमें नारी की महती बताई है, लेकिन हम देखते हैं कोई माँ अगर वृद्धाश्रम में जाती है या बच्चे माँ के पास अपना ध्यान नहीं देते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं इसके लिए भी एक स्त्री ही जिम्मेवार होती है, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे की शादी हो जाती है, बहू घर में आती है, तो फिर माँ की ज़रूरत नहीं लगती, या फिर माँ का रहने का स्थान वृद्धाश्रम, या फिर आपने जैसे कहा बंजारन घूमते फिरते रहती है, अब हमें माँ नहीं चाहिए तो कुछ महीने मेरे घर रहे, कुछ महीने तेरे घर। इसकी जिम्मेदार भी कोई स्त्री ही है? स्त्री की दुश्मन क्या स्त्री बन गई है, ऐसा आपको लगता है? मैंने तो अलग कारण बताए हैं कि सामाजिक कारण हो सकते हैं, अपने अपने समाज के कारण हो सकते हैं। हम कैसे भी किसी भी एक विशेष वर्ग को दोष नहीं दे सकते हैं इसमें। जी जी जी। लेकिन अगर कोई स्त्री है, वो भी तो, क्योंकि जो स्त्री है वो भी तो कभी ना कभी माँ बनने वाली है, या उसके भी फिर बच्चे हैं, तो उसको तो उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर एक स्त्री स्त्री के बारे में नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? अवश्य सोचना चाहिए, जी आपकी बात सही है। जी समझा कौन सकता है? जी जी। ऐसा काम तो आप आपकी कह जैसी सुंदर कविताएं ही कर सकती तो है। साहित्य रचा ही इसलिए जाता है कि वो समाज को दिशा दे सके। जी इसीलिए कहा भी जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है। जी जी। दर्पण में आप जो तस्वीर लगाएंगे वो लग जाएगी ना। सही बात। दर्पण किस लिए होता है? आपको अपना चेहरा दिखाने के लिए। दर्पण कुछ मिलावट भी नहीं करता, कुछ सुधार भी नहीं करता है, बस वो आपको सही स्थिति दिखा देता है। ये स्थिति है, अब इसको कैसे ठीक करना है वो आप जानिए। तो इसीलिए कहा गया है कि साहित्य समाज की दर्पण है। तो मेरी कविता हो या और बहुत सारे लेखक लेखिकाओं की कविता है, विषय तो बहुत वृहत है, उसके ऊपर जाने कितना कुछ लिखा गया है। पिता का घर भाई का, पति का घर पुत्र का, पाई माँ। पिता का घर भाई का, पति का घर पुत्र का, और माँ आज भी पराई ही रही माँ। पहले भी कहा जाता था कन्या पराया धन है, कन्या से माँ बन गई तब भी पराया धन ही तो रह गई। भले हमारे सरकारों ने दे दिया है कि पुत्री का भी उतना ही हक है, लेकिन क्या होता है ऐसा? कह दिया जाता है भाई या तो आप रिश्ता रख लीजिए या तो धन ले लीजिए। क्या इसके लिए हमारी संस्कृति या फिर समाज रचना इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि पहले भी ऐसे पहले के ज़माने भी, वैदिक काल में भी ऐसा आया है, या वैदिक काल में नहीं होगा, बाद में लोगों ने ये लाया है कि स्त्री ऐसी है, स्त्री की बहुत पालना करती पड़ती है, स्त्री को बहुत संभालना पड़ता है, तो स्त्री बोझ है, तो स्त्री का रक्षण उसमें जब उसके बचपन में पिता करता है, उसके कौमार्य में या फिर तारुण्य में उसका रक्षण पति करता है, और बुढ़ापे में बच्चा करता है। तो क्या स्त्री सचमुच इतनी कमज़ोर है, और स्त्री सबके लिए बोझ है? आपको क्या लगता है इसके बारे स्त्री में? कमजोर कहाँ है? जी झांसी की रानी है ना। जी। अपने लेकिन बालक को समाज भी वो क्यों समझता है बांध ऐसे? कर और घोड़े पर चढ़कर मुख से लगाम पकड़ती है, दोनों हाथ से तलवार चला के अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देती है।
स्त्री कमजोर कहाँ है? वीर प्रसवनी तो माँ ही है। सही सारे है। वीरों को जन्म देने वाली कौन है? माँ। जी। कमजोर नहीं है समाज वो। क्यों लेकिन कमजोर समझता है स्त्री बात को? तो वही की वही आ गई ना। समाज किससे बनता है? व्यक्ति से। वो जी तो व्यक्ति, समाज में कौन है? स्त्री पुरुष वृद्ध बाल जवान सभी तो हैं। तो सभी मिलकर अगर ठीक करे तो हो जाएगा। कठिनाई क्या है? जी जी एक वर्ग क्यों समझे कि सब मुझको करना है? जब तक ये व्यवस्था आएगी कि एक ही वर्ग को करना है तो नहीं होगा ना। हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा अगर करें तो हो जाएगा। उसी को तो मैंने लिखा है, वो सबको छाया देती, एक ठौर भी नहीं पाई माँ। जी। ठौर माने स्थान। हम्म। सबको छाया देती, जैसे वृक्ष सबको छाया देता है, लता सबको खुशबू देती है, कलियां सबकी आंखों को सुख देती हैं, लेकिन वृक्ष को तो पूरे दिन सूरज की धूप सहनी पड़ती है। जी जी सही बात है। नीचे जो उसके बैठा है उसको ही तो छाया देता है। ऊपर धूप तो उसी के ऊपर है। जो हमने पहले प्रतीक लिया था, छतरी खुद तो भीगती है। उसी तरह मैंने कहा ना, वो सबको छाया देती, एक ठौर भी नहीं पाई माँ। एक सबको स्थान। दिया, पुत्र को पुत्री को, आगे आने वाली संतानों को, दोनों तरफ के संबंधियों को, सबको आश्रय दिया, लेकिन खुद कहाँ मिला। खुद का तो कोई स्थान ही नहीं, घर और ही जहाँ नहीं। तक आपने संस्कृति की बात की, तो संस्कृति तो हमारी ऐसी है कि कहा जाता है कि नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन सभी देवताओं के आगे देवता से पहले देवी का नाम आता है। लेकिन कहते तो है, लेकिन देवी का मतलब क्या है? देवी को बिठाते हैं मंदिर में, उसकी पूजा करते हैं, उस देवी के बारे मन में क्या भाव है वो भाव भी तो जानने चाहिए ना। कहा तो देवी, कहा नहीं तो पैरों की जूती कहा। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। नारी को एक इंसान की तौर पे देखना चाहिए। आपको क्या लगता है? मैंने तो कहा ही है कि अगर सब थोड़ा थोड़ा सोचें, सब थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, हाँ तो सब समाज का, सुंदर समाज का सृजन हम कर सकते हैं। बिल्कुल। और नारी तो सृजनाकार है। जैसे आपने कहा कि वो मतलब पिता का घर, पति का घर या फिर बेटे का घर, अगर कोई स्त्री अपने बलबूते पर पति को मदद करके, मतलब दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं और दोनों ने मिलके घर भी खरीद लिया अपना, तो भी नेम प्लेट पे नाम आता है तो पति का आता है। ये आपको नहीं लगता ये विचार बदलने की ज़रूरत है आजकल के ज़माने में? ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है ना। इसको हम यूं कैसे कह सकते हैं, अच्छा दोनों ने मिलके खरीदा है तो दोनों का नाम लिखना चाहिए। लेकिन होना वो चाहिए वो। दोनों को सोचना चाहिए ना। जी। लेकिन ऐसी सोच आजकल के समाज में आनी चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? आनी चाहिए, पर लाएगा कौन? समाज के व्यक्तियों को ही तो लानी पड़ेगी। जी तो व्यक्ति में तो दोनों वर्ग आते हैं ना। हम किसी एक हाँ, वर्ग को मैं दोषी नहीं कर सकते। नेम प्लेट पे किसका नाम होना चाहिए ये तो उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जितना वो उसका घर है, उतना वो उस स्त्री का भी तो घर है, तो उसे भी वो सम्मान मिलना चाहिए नहीं, कि हम पिता का, मतलब किसी पति के का। भी व्यक्तिगत जीवन में हम कैसे कुछ कह सकते हाँ, हैं। पति का या पिता का, ऐसे नहीं कि ये इनका घर है, ये मेरी माँ का घर है। ये जब शब्द प्रयोग हम जीवन में लाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने नारी का सम्मान किया है। क्योंकि अब ये ज़माना नहीं रहा कि हम कहें कि ये पिता का घर हुआ, ये स्त्री के पति का हुआ, या फिर ये इसके बेटे का हुआ। आजकल की स्त्री जो है वो उतनी ही सशक्त है, उसने भी कुछ अपना अस्तित्व बनाया हुआ है ना, इसलिए मैं कह रही थी। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? नहीं, स्त्री तो सदा ही सशक्त है। हाँ तभी तो दूसरी रचना को जन्म देती है। जी इतने भार को अपने पेट में 9 महीने रखती है। जैसे मैंने शुरू ही किया था कि धरती माँ बनकर नदियों को अपने अंक में समाती है, पहाड़ों को अपने ऊपर धारण करती है, जंगलों को, पौधों को, बगिया को, बाग को, सबको अपने अंक में समाती है। तो माँ भी तो कड़वाहटों को, मिठास को, झरनों जैसी मीठी बातों को,
या फिर जंगलों जैसे कांटों को सबको अपने अंदर समा लेती है, तो उसको कमज़ोर तो हम कभी कह ही नहीं सकते। किस रूप में कमज़ोर कह सकते हैं? जो स्वयं कमज़ोर होगा वो दूसरी रचना कैसे रचेगा? आप बताइए दर्शकों। दूसरी रचना तभी तो हो सकती है जब मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि मैं एक नई रचना का सृजन कर सकूं। जी सही है। जी दूसरी सही। रचना तभी होगी ना। जी सही है। तो इसीलिए नारी को हम कमजोर नहीं कह सकते, वो तब की नारी हो या अब की नारी हो, बस दृष्टिकोण बदल गया है और रास्ते बदल गए हैं। जी। तब की नारी कम थी, गार्गी थी, मैत्रेयी थी, लोपामुद्रा थी, सीता, सावित्री, अनसुईया, हजारों नाम हैं। दुर्गावती, कर्णावती, रानी झांसी की जी। जी। स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत नारियां थी। जी। जी सही सुभाष चंद्र बोस ने तो एक सेना रची थी, लड़कियों की अलग नारियों उनकी वो बनाई थी। अभी भी एक नया सीआरपीएफ में तो नई एक पूरी वो रची गई है स्त्रियों के लिए। तो कमजोर कहीं नहीं है, ना तब थी कमजोर ना अब नहीं, है। लेकिन वो सम्मान मिलना चाहिए जो एक पुरुष को मिलता है। वो एक सम्मान स्त्री को आजकल के ज़माने में मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि तब के विचार, तब का ज़माना अलग था, लेकिन अब मिलना चाहिए वो संस्कार। और उस हक के लिए चाहे झगड़ना क्यों पड़े, लेकिन वो मिलना चाहिए। ये तो विचार अपने अपने हैं, रास्ते भी अपने अपने हैं। झगड़ने की बात से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपस में सामंजस्य बिठाया जा सकता है, एक दूसरे से वार्तालाप किया जा सकता है और फिर जो अच्छा लगे वो किया जा। मेरा मतलब झगड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी स्त्री को जाके बहुत बड़ा झगड़ा करना होगा अपने घर में। मेरा भाव ये नहीं था कहने का कि वैचारिक आदान प्रदान करके हम ये बिल्कुल कर सकते हैं कि वो सम्मान जो एक पुरुष को है आजकल के ज़माने में, वो स्त्री को भी मिले। क्योंकि आपने कहा है नारी तू ही सृजनाकार, वो बहुत ही शक्तिशाली है, वो बहुत ही सक्षम है। जी, आपने इतना सुंदर लिखा है, कविता में इतना खूब कहा है, और ये विषय भी इतना खूबसूरत है। इसके बारे में चाहे हम जितनी बातचीत करें कम है। पिछले बार भी जब हम मिले थे, हमने बहुत सारे विचारों पे प्रकाश डाला था। दर्शकों, हमने तो प्रकाश डाला है। अब विवेचना करके अपने अपने अपनी अपनी समस्या के अनुसार, अपने अपने सामाजिक परिवेश के अनुसार निर्णय तो आपको ही करना है। जी सही। निर्णय सब अपनी समस्या के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। तो सब हम आप पर छोड़ते हैं, आप कैसे करते हैं। जी, जी सही बात है, जी सही बात है। और आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमें, और इतने अच्छी तरह से और इतने सहज रूप से आपके विचार हमारे सामने प्रकट किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना नारी के बारे में। सीता गुप्ता जी की कविता नारी तू ही सृजनाकार, इसका आधार लेके। और दोस्तों, इस विषय पे हम आगे भी बातचीत करने वाले हैं। दरअसल नारी एक ममता की मूरत है, नारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। नारी के पास इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, हम उन गुणों के ऊपर चाहे कितनी भी बातचीत करें शब्द कम ही पड़ जाएंगे। लेकिन अगले एपिसोड में उन्हें पकड़ने का हम प्रयास करेंगे सीता गुप्ता जी के साथ। तब तक बने रहिए। नमस्कार।